मन 1 महीना लगता है केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करनी है ये सीखने में। समझ आ जाती है, समझ तो आपको दूसरे तीसरे दिन ही आ गई होगी केस स्टडी की, केस में क्या करना है, कंसेप्ट सीखा, फैक्ट साइड डिसीजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट कैसे करना है ये टाइम लेगा, इस पर जल्दी ना करें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से। और कोई क्वेश्चन? सॉरी, 28 का ए पार्ट और 28 का बी पार्ट, इन दोनों के एंड पे आखिरी लफ्ज लिखा हुआ है ऑफर, इसको काट के एक्सेप्टेंस लिख लें। 28 का ए पार्ट और 28 का बी पार्ट, इन दोनों के एंड पे लिखा हुआ है आखिरी लफ्ज ऑफर, इसको काट के एक्सेप्टेंस कर लें जी। ठीक हो गया मेरे भाई, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे और 1-2 के अलावा तकरीबन सारे हो गए होंगे और आप बड़े खुश भी हुए होंगे। एमसीक्यूज आई कैप के कोई और बनाता है, एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो कोई और बनाता है, ठीक है, वो कोई और बनाता है। एग्जाम में जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे मैं किसी प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं रहा, ना स्टडी टेक्स्ट वगैरह बनाने में और ना ही एग्जामिनेशन, कहीं पे इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की एक कहावत है कि कहीं पे आग लगी हो ना तो उसे ये जानने के लिए कि कहीं पे आग लगी है, आग देखना जरूरी नहीं होता, धुआं देख के अंदाजा हो जाता है आग लगी है। तो धुआं देख के अंदाजा हो गया कि जिसने ये एमसीक्यूज बनाए ना आई कैप की बुक वाले, वो कोई मेरे जैसा फारग ही बंदा है। हाँ धुआं निकाला है आग ने। लेकिन जो एमसीक्यूज बना रहा है ना आई कैप के पेपर के, बेहतरीन बंदा है वो, बहुत अच्छा बंदा है, अच्छे क्वेश्चन बना रहा है सोच के। आप अगर देखेंगे ना ये 3 लफ्ज का आई कैप का 1 नंबर का एमसीक्यूज पास पेपर का देख लें, यहां से लेके यहां तक है, आधे सफे का, आधे सफे, आधा तो हर ज्यादा बोल गया, समझ, चौथे हिस्से का सफे के चौथे एक एमसीक्यूज बाजुकात इतना लेंथी भी होता है। तो ये इन शॉर्ट ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आपको एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस नहीं करवाते। चंद एक एमसीक्यूज अच्छे भी हैं, ये नहीं कि सारे इसी तरह के, चंद एक अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से इजी भी हैं, तो इसको जरूर करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं समझना आपने कि इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो गई, नहीं, एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन एग्जाम वाले एमसीक्यूज करके ही होगी, और वो मैंने आपको भी करवाए ही नहीं, वो तो अभी करवाए नहीं, क्यों, वो अभी नहीं करवाने। हाँ वो टेस्ट में, शाबाश, टेस्ट में अनप्रिडिक्ट, भाई ऐसे तो मैंने सारे इधर ही करवा के फिर इन्हीं में से टेस्ट दे दूं, ठीक है, इन्हीं में से टेस्ट दे दूं, ये तो आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो नहीं आ सकेगी, इसलिए वो छुपा के रखे हुए टेस्ट। हाँ, अब आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब मैं घर जाके पेपर डाउनलोड करूंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एमसीक्यू किस चैप्टर का है। वो एक एमसीक्यू ढूंढने के लिए आपको 30 एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप एक एमसीक्यू ढूंढने के लिए 30 एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं तो इतनी मेहनत बुक पे कर लें, ये ज्यादा बेहतर। बहरहाल चले स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन, लॉफुल ऑफर इज प्रॉमिस, नहीं प्रॉमिस होता है एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड तो नहीं है। लीगल रिलेशन, नहीं ये लीगल रिलेशनशिप तो नहीं। प्रपोजल, हाँ बताया था आपको, ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज, शाबाश। प्रेजेंटेशन अल्लाह जाने, ये उसने ओंगी बोंगी, अच्छा बात कहा था बड़ी बोंगी सी भी ऑप्शन दे देता बड़े, हाँ जी बिल्कुल। कुछ एमसीक्यूज होते हैं ना उनमें देखें तो एमसीक्यू इस तरह होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, आगे लिखा होता है एक यस एक नो,
अच्छा यस या नो चले समझ आता है, फिर लिखा था पार्शली यस पार्शली नो, तो सीधा सीधा पता होता है कि पार्शली यस नो हमेशा ही गलत है, हमेशा ही गलत है। ऐसे थोड़े भाई लॉ में कोई स्टेटमेंट या तो यस होती है या नो होती है, लॉ ग्रे एरिया में बात नहीं करता कभी। तो ये कुछ इस तरह के बताने का मकसद है कि 4 का पूरा करना था ना 4 ऑप्शन, तो बाज़ औक़ात वो 4 की गिनती पूरी करने के लिए होंगी बोंगी ऑप्शन भी दे दिया जाता है। तो आप स्टूडेंट परेशान हो जाता है, सर ये प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है, ये कंसेप्ट तो आपने में पढ़ा ही नहीं, ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन ऑफर? डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ये क्या है भला? ऑफर, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, तो क्या है ये? हाँ जी, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर ये भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग रिवार्ड टू एनीवन, ये ऑफर है। और कौन सी ऑफर है भला? जनरल ऑफर। ऑफर मेड इन ए जोक, हाँ जी, हाँ जी, इसमें इंटेंशन ही नहीं है कोई। थर्ड, ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए लॉफुल एंड लीगल मैटर सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस्ड इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। देयर इज एक्सेप्टेंस जो है भेज दिया, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल है। फिर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर, ए ऑप्शन। वाइडेबल का मैंने समझाया आपको, वाइडेबल ये बार बार यूज होना है। कॉन्ट्रैक्ट 3 अल्फाज बार बार यूज होंगे, वैलिड, वाइड और वाइडेबल, तीनों का मतलब पता होना चाहिए। वैलिड वो जो हर लिहाज से वैलिड है, हर पार्टी के लिए वैलिड है। वाइड वो जो किसी भी पार्टी के लिए वैलिड नहीं। और वाइडेबल जी हाँ, एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि इसको कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं। जी जी, नो कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल का मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, यानी किसी भी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो कहता है कि लॉफुल मैटर था, क्योंकि इलीगल पे हमने पढ़ा हुआ कि एग्रीमेंट नहीं होते, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती इलीगल, इसलिए उसने ये लाइन लिखी है कि लॉफुल मैटर है। सफिशिएंटली स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब है कि स्टैम्प वगैरह लगा दी उसने। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंपिंग रिक्वायर्ड होती है, कुछ में नहीं रिक्वायर्ड होती, तो शायद वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें स्टैम्प की रिक्वायर्ड, उसमें वो भी पूरी ड्यूली एड्रेस भी ठीक डाला। इज पुट इनटू ट्रांसमिशन हो, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि बिल्कुल सही सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके सही लेटर भेजा मैंने, तो ठीक है। 4, एन ऑफर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, तो वो एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ द गुड्स। अच्छा ये सारी, हाँ आप आपने क्वेश्चन पूछा था, बताइए ये क्या चीज है, ए बी और डी? इन्विटेशन टू ऑफर, शाबाश। ये इन्विटेशन, ऑफर क्या है? प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। आगे चलते हैं। फाइव, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10 तारीख बाय ए लेटर विच रीच बी ऑन 12। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 12 को। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14, तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए कब हुई? 14 तारीख को। विच रीचेज ए ऑन 16, तो एज अगेंस्ट बी भी कब हो गई? 16। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए ऑन 14, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने सेंड किया। 14 बी ऑप्शन करेक्ट। कोई इशू? 6, ऑफर इज सिंपली एन एक्सप्रेशन of willingness to do or not to do something, intention to create legal relationship, intention to get assent of other party for offered act। हाँ, ये पहले लाइन हमारे सिलेबस में ये भी होती थी, अब नहीं है। ये भाई ने शायद इसी वजह से पूछा था स्टार्ट में, assent का मतलब क्या है? assent का मतलब है रजामंदी, कंसेंट। बिल्कुल, लॉ में कंसेंट ज्यादा वर्ड यूज होता है assent की जगह पे। 7, an offer can not be made by words of mouth, हो सकता है एक्सप्रेस, हाँ, तो ये सिलेक्ट नहीं करना हमने, नॉट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, हो सकता है ये भी इंप्लाइड है। बाय सर्कमस्टेंसेस, हाँ ये भी इंप्लाइड। टू द ऑफरर हिमसेल्फ, ये नहीं हो सकता, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। शाबाश। 8,
An offer is said to be revoked by non-fulfillment of conditions precedent to acceptance. Acceptance is not in prescribed mode. अच्छा ये तो चले हो गया, लेकिन